ओके, रिकॉर्डिंग हो। तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज है 22 जनवरी। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं 22 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से। और ये मेरा क्लास का नाम है गौती की क्लास, और आप देख रहे हैं मेरे साथ गौतम कुमार के साथ है, और ये मैं हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, चलिए आइए। तो हमारा आज का पहला है, कहाँ गया? ये है पहला। तो जो हमारा आज का जो हमारा पहला है वो बिहार स्पेशल है। ये बिहार स्पेशल है कि मतलब ये बिहार से एक खबर निकल के आ रही है ना कि अभी आकांक्षी जिला कार्यक्रम में खगड़िया अव्वल। मतलब ये क्या है? आकांक्षी जिला क्या है? खगड़िया, जो खगड़िया भी एक बिहार का एक जिला, ये अव्वल कहाँ पे आया? तो देखिए, तो अभी एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो देखो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं ना। तो नीति आयोग ने अभी नीति, हिंदी में लिखता हूँ, नीति लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पेन टैब अभी नया है। हाँ देखिए, तो अभी नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की रैंकिंग में जो हम लोग का खगड़िया जिला है वो अव्वल आया। मतलब कि वो नंबर 1 पर आया है खगड़िया जिला। क्यों आया है भाई? यह रैंकिंग नवंबर 2021 के आधार पर जारी की गई है। तो जो नवंबर 2021 के आधार पर यह रैंकिंग जारी किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं तो इससे होगा क्या, है ना। तो देखो, अब जनवरी 18 में जो जनवरी जो 2018 था, ये जनवरी 18 से इसने अपना बैक लिया है। तो जनवरी 18 में प्रारंभ इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर समग्र विकास में उसकी सहायता करना था। राज्य इस कार्यक्रम के प्रमुख संचालक और केंद्र की ओर से नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। मतलब कि एक तरफ से नीति आयोग आता है हेल्प करने के लिए, एक तरफ से राज्य सरकार आता है, और मिलकर जो भी पिछड़ा जो राज्य है उसका ये लोग मदद करता है। ठीक है ना। तो यह कार्यक्रम 5 विषयों के ऊपर चलता है। मतलब कि इसके अंतर्गत 5 विषय रखे गए हैं। कौन कौन से विषय है? पहला विषय है स्वास्थ्य, दूसरा है पोषण, तीसरा है शिक्षा, चौथा कृषि, और पांचवा है जल संसाधन, और एक और कहाँ से आ गया? ठीक है, जो अगला है वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास और बुनियादी आधारभूत ढांचे। बाप रे, कहने के लिए 5 लेकिन उससे ज़्यादा है। फिर से सुन लीजिए कौन कौन है। पहला है स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है कृषि एवं जल संसाधन, चौथा है वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास और बुनियादी ढांचों पर केंद्रित है। भाई ये 5 हैं। तो इसी में जो हमारा खगड़िया जिला है ना वो अव्वल आया। तो इसमें अव्वल आया तो इसको मिलेगा क्या? तो अभी अव्वल आया तो उसको मिलेगा क्या कि केंद्र सरकार जो भी फंड देती है उसमें 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देगी। तो बेहतर प्रदर्शन के लिए नीति आयोग द्वारा खगड़िया जिले को 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है ना। और आगे देखते हैं, नीति आयोग जमुई को 2 करोड़ रुपए और पूर्णिया को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन भी करेगी, क्योंकि इन दोनों ने भी, जमुई ने और पूर्णिया ने भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया था। उन दोनों की एक को 2 और एक को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और ये तो भाई टॉप कर गया है तो इसलिए इसको 10 करोड़ रुपए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी। अभी थोड़ा टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई कि यहाँ पे क्या है, क्या निकल के आ रहा है। तो देखो, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के मद में बिहार को एक मुश्त, अब बिहार को कुछ पैसा मिला है 95,163.30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए मिला है। ये दिया कौन है? तो ये सेंट्रल से आया है। मतलब कि केंद्र सरकार ने अभी बिहार को खर्च करने के लिए 95,163 करोड़ और 30 लाख रुपए दिए हैं। अब भाई वो इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी बुनियादी सुविधाओं पर इस रकम को खर्च कर सके। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पूर्व से ओबीसी आरक्षण लागू। देखते हैं थोड़ा ये यहाँ पे क्या आ रहा है। तो देखो, अभी हुआ क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सभी राज्यों के लिए स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग की सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया है। देखो, था कि ओबीसी के सीट का आरक्षण का प्रावधान नहीं था, तो अब सुप्रीम कोर्ट बोला है कि देखो जो भी ओबीसी सीट है आप उसका सही तरीके से आरक्षण कीजिए, आरक्षण का प्रावधान है आप उसको आरक्षित करके दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के निर्वाचन आयोग को ओबीसी आरक्षण के प्रावधान के आधार पर
पंचायत व नगर पालिका चुनाव कराने का निर्देश दिया है। बोले कि देखो अब जो भी आपके यहाँ जो पंचायत का चुनाव होगा, जो भी आपका पंचायत का जो चुनाव होगा और जो नगर पालिका का चुनाव होगा, नगर पालिका जो भी आपका नगर पालिका का चुनाव होगा ना, आप वहाँ पर ओबीसी आरक्षण को सही तरीके से लागू कीजिए, उसके बाद यहाँ पर चुनाव करवाइए। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण 2006 से है। अब पंचायती राज में यहाँ हम लोग को बिहार में 2006 से आरक्षण मिला हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन नगर पालिका में क्या है ना, ये इसके बाद मिला है, 2007 है, तो इसको लेके भी थोड़ा सा इशू हो जाता है। यहाँ पे बोला पूर्व से, मतलब 2006 से लागू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अगला जो हम लोग का अगला खबर निकल के आ रहा है वो राष्ट्रीय खबर है, ठीक है ना। अगला खबर राष्ट्रीय स्तर का खबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा। अभी ये खबर अभी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, आप सभी इसके बारे में सुन रहे होंगे, तो सुन लीजिए। तो 21 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। तो अभी मोदी जी ने बोला है कि भाई देखो इंडिया गेट पर हम इन बोस बाबू की प्रतिमा लगाएंगे, ठीक है। किसकी? बोस बाबू की। बोस बाबू की ये प्रतिमा लगाने के बारे में बोले हैं। तो ये प्रतिमा कैसा होगा, है ना। तो यह प्रतिमा ग्रेनाइट की बनी होगी। किसका? ग्रेनाइट। ये प्रतिमा है ना जो ग्रेनाइट की बनी होगी। अब ये तो अभी तैयार नहीं है भाई, अभी तो घोषणा हुआ, तो भाई प्रतिमा कैसे तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे इसका होलोग्राम लगाया गया। होलोग्राम का कहने का मतलब होता है एक विजुअल लगा दिया गया कि जिसे दूर से देखने में लगता है कि हाँ भाई ये यही मूर्ति है, कि ये यही मूर्ति देखने में से लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है, वो इमेजनरी है। तो अभी यहाँ पे जो प्रतिमा लगने वाला है ये 28 फुट का प्रतिमा होगा। 28 फुट का प्रतिमा होगा और 6 मीटर 28 फुट ऊंचा होगा और 6 फुट चौड़ा होगा। समझ रहे हैं? 28 फुट हाइट और 6 फीट इसका विड्थ होने वाला है इसका, ठीक है। और ये ग्रेनाइट का बनने वाला है। तो जहाँ पे इनका प्रतिमा लगने वाला है, तो देखो 23 तारीख को बोस बाबू की जयंती होती है। तो अभी जहाँ पर प्रतिमा लगने वाला है ना, तो मोदी जी ने जाकर वहाँ पर लोकार्पण कर दिया है। और ये जो बोस बाबू की जो जयंती है, ये उनकी 125वीं जयंती है भाई, ये उनका 125वां हैप्पी बर्थडे है। बोस बाबू बहुत महान थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है अमर जवान ज्योति का विलय। अगला जो है ना, अमर जवान ज्योति का विलय। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अभी 21 जनवरी 22 को 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समर स्मारक ज्योति को कर दिया है। कहने का मतलब है ना कि देखो आप लोगों को पता होगा जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति है ना, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति है। और वहाँ से अगर आप थोड़ी और दूर जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग का वॉर मेमोरियल बना हुआ है। वहाँ पे क्या है? वॉर मेमोरियल है, मेमोरियल। वहाँ पे हम लोग का वॉर मेमोरियल बना हुआ है। तो जो वॉर मेमोरियल पे जो ज्योति जलता है ना, अब वो ज्योति अमर जवान ज्योति से ही लेके जाया जाएगा और यहाँ पे उस ज्योति को प्रज्वलित किया जाएगा। तो इसीलिए ये बोला गया है कि अमर जवान जो ज्योति का विलय हो गया है। अब यहाँ का ज्योति वहाँ का ज्योति दोनों एक ही होने वाला है। आगे चलते हैं, हमारा अगला है। तो जो अगला खबर है वो इंटरनेशनल है, बाहर से खबर आ रही है। तो देखो अभी इन्वेस्टमेंट ट्रेड से मॉनिटरिंग। अभी इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटरिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या भाई, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ ना कि 19 जनवरी 2022 को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन थोड़ा अजीब सा इसको अनकट हम बोल सकते हैं, इसको UNCTAD, इसको UNCTAD हम बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको UNCTAD बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि अनकट इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक अपना मॉनिटरिंग जारी किया। तो इन्होंने एक अपना मॉनिटरिंग जारी किया है। इन्होंने बोला है कि भारत में जो 2020 था, ठीक है ना, सॉरी जो 2021 था, 2021 था, ठीक है, और 2020 था। 2020 में जितना FDI हम लोग के देश में आया था और जितना FDI अभी हम लोग के देश में आया है, उसमें कुल मिलाकर के 26% का कमी देखा गया है। मतलब कि पहले जितना आया था उससे 26% कम FDI अभी अपने भारत में आया है। तो ये यही बता रहा है कि भारत में जो 20 में
20 में 26% ज़्यादा FDI आया था और इसमें 21 में 26% FDI कम आया है हम लोग के पास। जबकि चीन में मामला उल्टा हो गया है। चीन में 2020 में जितना भी आया था 21 में उसका 20% ज़्यादा FDI आ गया है भाई। बस इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटरिंग जारी किया गया कि कहाँ का FDI में कितना उछाल आया है, कहाँ के FDI में कितना गिरावट आया है। आगे चलते हैं। तो हमारा जो अगला है स्टेट स्पेशल है। तो राज्य से देखिए, अब हम लोग बात करने वाले आदि बद्री बांध के बारे में। ये आदि बद्री बांध क्या है? देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा हाइक नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। तो देखो अभी हरियाणा और हिमाचल, हरियाणा और हिमाचल, ठीक है ना, ये है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने आदि बांध बनाने को लेकर एक समझौता किया है। अभी हरियाणा की सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार दोनों को मिलकर एक बांध बनाएगी जिसका नाम होगा आदि बांध, ठीक है। उसके लिए इन्होंने एक समझौता कर लिया है कि भाई हम दोनों मिलकर बनाएंगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के यमुनानगर, हरियाणा में एक जगह है यमुनानगर, हरियाणा में एक जगह है यमुनानगर के आदि बद्री से, मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है यमुनानगर में एक जगह है जिसका नाम है आदि बद्री। क्या नाम है? आदि बद्री, ठीक है ना। तो यमुनानगर के आदि बद्री से शुरू होकर कुरुक्षेत्र, पिहोवा, हिसार, राखीगढ़ी के रास्ते राजस्थान होते हुए अरब सागर में विलीन होने वाली पवित्र सरस्वती नदी में आदि बद्री बांध से पानी छोड़ा जाएगा। जो सरस्वती नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये विलुप्त हो गई है, लेकिन एक्चुअल में तो है, जो कि हमेशा सूखी हुई होती है, ठीक ना। तो अब उसमें यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। हिमाचल और हरियाणा सरकार मिलकर सिरमौरा में आदि बद्री बांध बनाएगी, जिसमें पहाड़ों पर जो बरसात का जो पानी होता है उसको इकट्ठा किया जाएगा इस बांध में। मतलब कि देखो हरियाणा में तो पहाड़ नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा पहाड़ है। तो वहाँ का जो पहाड़ है ना, उसका बरसात से जो भी पानी यहाँ पे आता है उस सारा पानी को इकट्ठा किया जाएगा आदि बद्री बांध के रिजर्वायर में। इसका जो रिजर्वायर बनता है वहाँ पे इसका सारा पानी इकट्ठा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला खबर आ रहा है, ये न्यू अपॉइंटमेंट है कि भाई देखते हैं कि अभी कहाँ पे किस क्षेत्र में किनका अपॉइंटमेंट हुआ है। पहला नाम आ रहा है विनोद राय का। विनोद राय के बारे में जान लेते हैं ना कि आखिर विनोद राय हैं कौन या फिर पहले कौन थे। तो देखो जो विनोद राय है ना, पूर्व कैग प्रमुख हैं। मतलब कि इससे पहले ये कैग थे, CAG, ये कैग के प्रमुख थे इससे पहले। अभी यहाँ पर कैग प्रमुख के रूप में अभी इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो अभी आरबीआई ने इन्हें नया रिक्रूटमेंट दे दिया है। तो आरबीआई ने क्या दिया? तो आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरपर्सन बना दिया है। यूटिलिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूटिलिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, USFB, जो यूटिलिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेयरमैन बना दिया गया है विनोद राय को आरबीआई के द्वारा। अभी इससे पहले ये कैग के प्रमुख हुआ करते थे। अगला जो हमारा नाम है दिलीप संघानी या नहीं है भाई, ये थोड़ा सा एरर हो गया, ठीक है। जो अगला नाम है दिलीप संघानी, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ये दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। तो आपने एक नाम सुना होगा IFFCO, इफ़को, आपने इफ़को का नाम सुना होगा। तो ये अभी इसी इफ़को के चेयरमैन बन गए हैं। यही इफ़को के ये चेयरमैन बन गए हैं और ये इसके 17वें चेयरमैन हैं, 17वें नंबर के चेयरमैन हैं। तो इफ़को के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो इफ़को है ना, इफ़को का स्थापना किया गया था 1967 में। इफ़को का स्थापना 1967 ईस्वी में, क्या बोल रहे हैं, 1967 में किया गया था, ठीक है। वर्तमान में इसमें 40,000 सहकारिताएँ इसके सदस्य हैं। मगर 40,000 अभी इसके समय में इसके जो सदस्य हैं वो 40,000 हैं उनका नंबर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। आगे चलते हैं। अगला खबर है साइंस एंड टेक से, ठीक है। तो जो हमारा अगला खबर आ रहा है वो साइंस एंड टेक से आ रहा है। तो साइंस एंड टेक में क्या है कि किवीडा नोवोस किट,
किविडा नोवस किट। देखो ये एक तरह का किट है जो कि कोविड-19 के लिए बनाया गया है। तो देखो अभी आईसीएमआर का तो नाम सुना ही होगा, आईसीएमआर, ठीक है ना। अभी आईसीएमआर का नाम सुना होगा। एक आईसीएमआर है और चेन्नई का एक प्राइवेट मेडिकल कंपनी है जिसका नाम है क्रिया, KRI, क्रिया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, क्रिया मेडिकल। इन दोनों ने आपस में समझौता किया, इन दोनों ने मिलकर एक किट का निर्माण किया है। जिस किट का निर्माण किया है उसी का नाम है किविडा। क्या नाम है? किविडा, किविडा नोवस किट। भाई इस किट का काम क्या है? इन दोनों ने मिलकर इस किट का निर्माण किया। इस किट का काम क्या है भाई? तो देखो, तो इसका काम के बारे में सुन लीजिए ना। तो भाई तो इसका काम मैं आपको बताता हूँ कि इस किट को, ये जो किट है, इस किट को इम्यूजेनिक्स, थोड़ा अजीब थोड़ा ये होता है, ठीक है। इस किट को इम्यूजेनिक्स बायोसाइंस के सहयोग से विकसित किया गया है। ये उसका टेक्नोलॉजी है, इम्यूजेनिक्स बायोसाइंस से विकसित किया गया है। यह संक्रमण का पता लगाने में 45 मिनट का समय लेता है। मतलब कि आपका टेस्ट किया जाएगा, यह 45 मिनट्स लेगा और 45 मिनट लेकर आपको बता देगा कि आप संक्रमित है कि नहीं है, ठीक है ना। यह सार्स, कोविड और वायरस का पता लगाती है। सार्स कोविड-2 का पता लगाती है और कोरोना वायरस और अन्य स्वरूपों से ओमिक्रॉन का फर्क भी बताती है। मतलब कि ये वेरिएंट के बारे में बताती है कि भाई आपको कौन सा वेरिएंट हो गया है। चलिए साइंस टेक में से अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला है सिक्योरिटी से लेके, जो अगला खबर आ रहा है सिक्योरिटी से लेकर, तो इसके बारे में सुन लेते हैं। तो जो अगला खबर है ना, ब्रह्मोस मिसाइल से है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। तो देखो अभी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। भाई कहाँ पे किया है भाई? तो भाई भारत का एक ही जगह है, ठीक है ना। उड़ीसा के चांदीपुर के तट पर किया गया है। कहाँ गया? उड़ीसा के चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर के तट पर किया गया है। ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये नया मिसाइल है ना। ये नए संस्करण से इसको बनाया गया है। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के इस नए संस्करण में नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया। कहने का मतलब है कि जो नया जो ब्रह्मोस है ना, इसको बनाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और आपको पता ही है कि जो ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस मिलकर करता है ना। भारत और रूस के गठजोड़ से ब्रह्मोस का निर्माण किया गया था। तो अभी भारत ने फिलीपीन के साथ भारत ने फिलीपीन के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का डील भी किया था, जहाँ के इस डील का 51% भारत को मिलेगा और 49% मिलेगा रूस को मिलेगा। थोड़ा इसी तरह का डील था। थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, तो भारत की तरफ से DRDO बनाता है, DRDO इसका पार्टनर है। और रशिया की तरफ से आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला मिसलेनियस, मतलब कि ये वैसा क्वेश्चन होता है जो मिसलेनियस होता है। देखो फ्लिपकार्ट का स्टार्टअप प्रोग्राम लीप। अभी फ्लिपकार्ट ने अपना स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है लीप के नाम से। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या भाई। तो देखो अब फ्लिपकार्ट ने इसे शुरू तो किया, लेकिन क्यों किया है तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्लिपकार्ट के बारे में आप सभी को जानता है, ये देश का लीडिंग, ये हमारे देश का लीडिंग ई कॉमर्स साइट है, या फिर ई कॉमर्स कंपनी है, या फिर कंपनी में से एक है। नहीं, देश का सबसे बड़ा है, क्योंकि अमेजन तो भाई बाहर का है ना। ये हमारे देश का सबसे बड़ा लीडिंग कंपनी है ई कॉमर्स क्षेत्र में। तो अभी इसने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम लिप रखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे किया क्या जाए, यहाँ पे ये ध्यान दे रहा है किसके ऊपर? यह अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप पर निवेश करने वाला है। तो देखो अभी स्टार्टअप का समय चल रहा है ना भाई, जब से मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया आ गया है उसके बाद से स्टार्टअप मतलब कि ये आया है भारत में। जो भी नया स्टार्टअप है उसको बूस्ट देने के लिए, ये जो भी नया स्टार्टअप रजिस्टर्ड होगा ये उसको देखेगा। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, वो उसमें अगर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होगा, या फिर किसी भी तरीके का सर्विस का बात हो, है ना, या फिर सिक्योरिटी का बात हो, या फिर सर्विस का बात हो, मतलब कुछ भी बात हो, अगर फ्लिपकार्ट को अगर अच्छा लग गया, ठीक ना, तो ये उसमें निवेश करेगा, या फिर उसका कुछ शेयर खरीदेगा, या फिर उसको वित्तीय मदद देगा। तो बस इसलिए ये स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने अपना स्टार्टअप प्रोग्राम चलाया है लीप।
लिफ्ट चलाया ताकि ये नए स्टार्टअप को बूस्ट दे सके। अब जाहिर सा बात है, जब स्टार्टअप नया होता है उसके पास पैसा नहीं होता है, उसको पैसा चाहिए होता है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा, अब जब तक बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा नहीं लगाएंगी तो छोटी कंपनी बड़े कैसे होंगी? तो ये फ्लिपकार्ट का बहुत ही अच्छा डिसीजन है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओह ख़त्म। तो चलिए भाई लोग, आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं।